गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज योर सेकंड चैप्टर, ओके। एंड एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द सुनामी। आप सभी ने सुनामी का नाम तो सुना होगा बच्चों, ठीक है। इट इज अ नेचुरल डिजास्टर जिसने जो कई बार जगहों पे, अलग अलग जगहों पे क्या करती है, डिवास्टेशन क्रिएट करती है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। कुछ ऐसी ही सुनामी ने एक बार भारत को भी अफेक्ट किया था और भारत के आसपास के जितने भी और जगह हैं उनको भी अफेक्ट किया था। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सुनामी कब आई थी और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, रिजल्ट्स रहे थे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया है, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कि आप सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मैप को देखिए। क्लियर। ये आप लोगों के सामने बच्चों क्या है, मैप है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। जहां पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे सबसे ऊपर है ये वाला जो आइलैंड्स है, ये कहलाते हैं नॉर्थ अंडमान। दिस इज मिडिल अंडमान एंड दिस इज लोअर अंडमान, ठीक है। और लोअर अंडमान में ही सबसे नीचे पे क्या देखने को आपको मिलता है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर। इज इट क्लियर। और वहां पे आपको अंडमान सी देखने को मिलती है एंड उसी से नीचे थोड़ा एक अलग सा आइलैंड है जो कहलाता है लिटिल अंडमान। इज इट क्लियर। और इसकी वो भी दे रखी है बच्चों आपको मेजरमेंट, ये 10 डिग्री से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, 92 डिग्री तक जाता है। और उससे थोड़ा नीचे अगर और आते हैं हम इंडियन ओशन की तरफ, तो वहां पे देखने को मिलते हैं छोटे छोटे कुछ और आइलैंड्स जो हैं कार निकोबार, निकोबार आइलैंड्स, तरासा, कैच हॉल एंड लिटिल निकोबार। जैसे यहाँ पे लिटिल अंडमान था, यहाँ पे लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार भी देखने को मिलते हैं। और एक और आइलैंड है जिसका नाम है नॉन काउरी। तो इतने सारे आइलैंड्स हैं क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इनको आइलैंड्स इसलिए कहा जाता है, ये कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर के जो बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और आइलैंड आप लोगों को सबको पता ही है बच्चों, आइलैंड क्या होता है, एक ऐसी जगह जो सराउंडेड रहती है चारों तरफ वाटर बॉडी से, इज कॉल्ड आइलैंड। क्लियर। तो ये सभी क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो आज तक आपको लगता होगा, अगर जिसने आज से पहले अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप नहीं देखा, कि अंडमान निकोबार आइलैंड सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, एक आइलैंड है। लेकिन आज आपको देखने को मिल रहा है कि देखो कितने सारे आइलैंड से मिलकर बनता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप। नॉर्थ अंडमान है, वहां पे मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान आ जाता है, वहीं पे पोर्ट ब्लेयर है, देन देयर इज लिटिल अंडमान एंड देन कार निकोबार, निकोबार आइलैंड्स, तरासा, कैच हॉल, नॉन काउरी, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे इस मैप को और समझेंगे। क्लियर। तो हमें सबसे पहले, ओके स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले मैप देखने के लिए मिलिए। यहां पे क्या लिखा है, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। कैच हॉल इज एन आइलैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये कुछ आपके सामने सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे नॉन कावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, कैच हॉल एंड नॉन कावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, की ये वेस्ट में है। तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको करेक्ट करना है। क्लियर। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, और निकोबार आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स के नॉर्थ में है, जो कि बिल्कुल गलत है, हमें देखने को मिलता है निकोबार आइलैंड्स तो अंडमान आइलैंड्स के साउथ में है। इज इट क्लियर। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों अपने चैप्टर को। Let's start. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी आती कैसे है, सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि सुनामी एक बहुत ही बड़ी, वेरी लार्ज और पावरफुल वेव है। ठीक है, वेव आप लोगों को पता ही एक लहर है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और ये
बहुत ही पावरफुल लहर आती कब है, और ये इतनी पावरफुल है कि अपने साथ ये सी शोर को क्रॉस करते हुए जो लैंड एरिया है उसमें बहुत अंदर तक आ जाती है, इन्फिल्ट्रेट कर देती है और जितनी भी बस्तियां होती हैं आसपास उन सबको तहस नहस कर देती है। लेकिन इतनी बड़ी लहर आती कैसी है? हम लोगों ने आज तक पढ़ा था कि जो लहरें आती है समुद्र में, दे आर बिकॉज ऑफ, जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं, और वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ दी लूनर एंड अट्रैक्शन फ्रॉम सन एंड मून। सन और मून का जो अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वजह से वेव्स आती हैं। तो वेव्स वो बहुत ज्यादा भी इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो उनको हम क्या कहते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स कहते हैं। तो वो तो थोड़े आगे तक आती है फिर वापस चली जाती हैं, ठीक है। बट ये वेव्स इतनी खतरनाक क्यों है? ये वेव्स इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये कहां से जनरेट हो रही हैं? जब हम जानते हैं, हमने आज तक मोस्टली अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है उसको कहां पे देखा है? जमीन पर महसूस किया है, और जमीन पर ही हमने न्यूज वगैरह में देखा है कि इस जगह पे भूकंप आया, इस जगह पे भूकंप आया, और उससे इतनी तबाही हुई। लेकिन जब यही भूकंप अगर समुद्र में आ जाए, ठीक है, समुद्र का जो पानी है उसका जो तल है, ठीक है, उसका भी तो एक सरफेस है बच्चों, वहां पे अगर वहां की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अगर हिल जाए तो क्या होता है? क्योंकि वहां पे कोई बिल्डिंग्स वगैरह तो बनी नहीं है समुद्र पे, तो उनके गिरने का खतरा नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो इतना बड़ा समुद्र है, पानी है, वो क्या करता है? एक लहर को जनरेट करता है, और ये लहरें ही रूप लेती हैं किसका? सुनामी का। और ऐसा ही कुछ हुआ था बच्चों ऑन 26 दिसंबर 2004। 2004 26 दिसंबर की ये बात है जब सुनामी आई थी। सुनामी हिट थाईलैंड। और सुनामी ने बेसिकली किस जगह को हिट किया था? वो थी बच्चों थाईलैंड, और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ हिस्से, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यानी कि डायरेक्ट वो पूरे इंडिया को हिट नहीं कर पाई थी, लेकिन इंडिया का ही एक अभिन्न अंग है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और तमिलनाडु के कुछ कुछ कोस्टल एरियाज जो थे, उन कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र तट से लगते हुए जो क्षेत्र हैं, उनको उसने क्या किया था? हिट किया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? उन्हीं लोगों की कहानियां पढ़ने वाले हैं जिन लोगों ने इस सुनामी को सफर किया था। तो उनके करेज, उनकी बहादुरी की कहानियां, और उनके सर्वाइवल की, कैसे उन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रखा, सरवाइव किया। तो इस चैप्टर में हम वही कहानियां पढ़ने वाले हैं। आई होप बच्चों अब आप लोगों को इस चैप्टर का जिस्ट मिल चुका है कि आखिरकार ये चैप्टर किस बारे में होने वाला है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वेव वाज कमिंग? एनिमल्स को क्या पता चल जाता है पहले से कि सुनामी की लहरें आने वाली हैं? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और यहाँ पे कुछ कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ, सच में जानवरों को पहले से ही इस बात का अंदेशा हो जाता है कि सुनामी या फिर अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों एनिमल्स को पता चल जाता है कि सुनामी या फिर कोई अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। ओके अच्छा, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को, जो एनिमल्स वाला पॉइंट आया है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब ये पॉइंट आ ही गया है तो आई थिंक कि हमें इसे अभी ही डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्यों एनिमल्स को पहले पता चल जाता है। तो आप ये समझिए, सबसे पहली चीज कि जो एनिमल्स हैं बच्चों, उनके जो सेंसेस रहते हैं, इतना आपको पता है कि हम एनिमल्स से ह्यूमन से ज्यादा उनके सेंसेस बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं। ठीक है, वो हमसे बेटर स्मेल कर सकते हैं, बेटर देख सकते हैं, बेटर सुन सकते हैं। बट साथ ही साथ उनके अंदर कुछ और सेंसेस भी हैं, जैसे कि वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये नेचुरल डिजास्टर रहते हैं, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट होने वाला होता है, आपने देखा ही होगा, ज्वालामुखी कहीं फटता है, तो ये सारी चीजें पहले क्या करती है? अचानक से नहीं होती ये। दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, क्योंकि धरती के नीचे पहले बहुत ज्यादा चहल पहल होती है, हलचल होती है, और उस हलचल को हम ह्यूमंस नहीं समझ पाते। हम वैसे भी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं। अगर हमें कुदरत, इफ नेचर इज कंटिन्यूअसली गिविंग अस सिग्नल्स, हमें बार बार वो सिग्नल दे रही होती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है नेचर के साथ, पर हम उन सिग्नल्स को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। वो हर एक सिग्नल को समझते हैं कुदरत के, क्योंकि वो कुदरत के साथ
तालमेल बिठा के चलते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स हैं वो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, वो नेचर का लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस ने अपने खुद के ही लॉज बना दिए हैं। हम नेचर की उतनी परवाह नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जितनी भी डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, अर्थक्वेक्स के रूप में हो, लैंडस्लाइड्स हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पूरा का पूरा क्लाइमेट बदला हुआ है, बेमौसम बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है, ये सारी चीजें किस वजह से खराब हुई? ये नेचर ने खुद को अब खराब नहीं किया है, ये हम लोगों ने नेचर को खराब किया है। फिर नेचर अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए क्या करती है, इस तरह की चीजें करती है, और हमें लगता है ये सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर है, बल्कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है बच्चों। अगर हम सही रूप में बात करें तो ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। इस डिजास्टर का कारण हम ही है, लेकिन ये डिजास्टर सिर्फ और सिर्फ फिर नेचर के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि जो ये वाइब्रेशंस हैं इन्हें हम ह्यूमंस डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट जो एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, बैट्स हो गए, आपके जितने भी एलिफेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, ये क्या कर जाती हैं, पहले से ही डिटेक्ट करती हैं। और आपने देखा होगा जब भी ऐसा कुछ अर्थक्वेक वगैरह आने वाला होता है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, या फिर डॉग्स को तो आपने देखा होगा बच्चों, बार्क करने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये वाइब्रेशंस को महसूस कर लेते हैं। दूसरा आता है बच्चों, क्लियर स्टूडेंट्स, और दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपने सुना होगा, आपने जब साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हमारे जो ह्यूमन एयर है उनकी सुनने की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे जाके देखें कि ये रेंज होती है 20 हर्ट्ज से, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी जब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, उसी साउंड को सिर्फ और सिर्फ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो एयर है, इनके अंदर जो सेंसर लगा है, जो सुन सकता है आवाजों को, वो तभी सुन पाएगा जब उस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन साउंड्स को हम सुन नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे बात लाउडनेस की नहीं हो रही है, हो सकता है वो लाउड बहुत ही ज्यादा हो, लेकिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी ही 20,000 से ज्यादा है या फिर 20 हर्ट्ज से बहुत कम है, तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे, चाहे फिर वो कितनी भी उसके अंदर लाउडनेस हो। लाउडनेस का रोल नहीं है यहाँ पे, रोल होता है सिर्फ और सिर्फ 20 फ्रीक्वेंसी का, कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं बच्चों, उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो 20,000 के ऊपर की साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड वेव्स को सुन लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि 20,000 से ऊपर की साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें बोला जाता है अल्ट्रासाउंड्स। क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड्स। यस, ये वही अल्ट्रासाउंड है जिसका यूज आपने मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह में भी, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी देखा है कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है, पेट की समस्या हो या फिर किसी भी चीज में बॉडी में डिटेक्ट करने के लिए कि बीमारी है, या फिर स्टोन है बॉडी में, गॉल ब्लैडर या फिर किडनी में कोई स्टोन है, उन चीजों में अल्ट्रासाउंड यूज होती है। और वैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कह सकते हैं इसे, और अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। उनके बहुत सारे और यूजेस भी हैं। अगर आपको इसके बारे में क्यूरियोसिटी है तो बच्चों आप क्या करेंगे, थोड़ा जाकर के आज देखेंगे कि व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। इनके बारे में आपके सामने आ जाएगा बहुत सारी चीजें, और आप उसको नोट डाउन कर लें। तो ये होती हैं अल्ट्रासाउंड्स। 20,000 से नीचे होती है बच्चों इंफ्रासोनिक। क्या होती है, इंफ्रासोनिक। तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल नॉलेज है, मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि क्योंकि हमारे चैप्टर में बीच में जब क्वेश्चन पूछा ही गया है कि एनिमल्स क्यों डिटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं बता दूं। और जो अर्थक्वेक्स की जो वेव्स हैं बच्चों, ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये इंफ्रासोनिक ही होती हैं, चाहे आपके अर्थक्वेक हो गया या फिर सुनामी हो गई। ये कैसी वेव जनरेट करती हैं, इंफ्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो हम इंसान इसे नहीं सुन सकते, इसे कौन सुन लेते हैं, एनिमल्स, ठीक है, लाइक डॉग्स। इज इट क्लियर बच्चों? सो ये वो रीजंस हैं कि क्यों एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, और हम ह्यूमंस को नहीं पता चल पाता। आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा बच्चों, इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद। देखो साथ ही में आप लोगों को एक इमेज दे रखी है जहां पे हमें दिखाया गया कि जब सुनामी आई थी तो कितना ज्यादा उसने चीजों को डिस्ट्रॉय किया।
देख सकते हैं आप स्क्रीन में, यहाँ पे आपको ट्रक देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखने को मिल रही हैं जो कैसे फ्लोट कर रही हैं, जैसे कि कोई टॉयज होंगे, खिलौनों की तरह देखो फ्लोट कर रही हैं। तो पानी देखने में बहुत प्यारा होता है, ठीक है। हम बहुत इंजॉय करते हैं पानी में क्या करना, स्विम करना, पानी के साथ खेलना, सब लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब पानी एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक रूप ले लेता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। तो और वो उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर है, सुनामी के रूप में। इज इट क्लियर? और अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। ठीक है, आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है? पिलागो, अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। हमने अभी देखा कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो कोई एक दो आइलैंड्स नहीं है कि अंडमान एक आइलैंड हो गया, निकोबार एक आइलैंड हो गया, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और इनको सराउंड किया हुआ है चारों तरफ से समुद्र ने, तो दैट इज कॉल्ड आर्कीपेलागो। इज इट क्लियर? तो इस वर्ड को आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी अगर आपके पास आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर सराउंडेड बाय सी। Ignatius was the manager of a cooperative society in कैच हॉल। इग्निशियस एक पर्सन का नाम है जो क्या था बच्चों, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। कहां पे? कैच हॉल में। और कैच हॉल हमने अभी देखा था, ऊपर एक आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड था। His wife woke him up at 6 a.m. उसकी वाइफ उसे सुबह 6 बजे उठाती है, because she felt an earthquake, क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक को महसूस किया, उसे एक भूकंप का एहसास हुआ। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्निशियस ने उठते ही सबसे पहले क्या किया, टेलीविजन को टेबल से उठा करके नीचे ग्राउंड पे रख दिया, ताकि कहीं अगर भूकंप का झटका दोबारा से आता है तो उसका टेलीविजन गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और जो कि करना ही चाहिए, फैमिली सीधा घर से बाहर निकल गई। ठीक है, हमें अर्थक्वेक के टाइम क्या बताया जाता है बच्चों, कि हमें बिल्डिंग्स में नहीं रहना, हमें सीधा अपने बिल्डिंग से बाहर निकल के एक खुले ग्राउंड में चले जाना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इग्निशियस ने भी किया, उसने अपनी फैमिली को उठाया और वो सीधा अपनी बिल्डिंग को छोड़ता हुआ वहां से बाहर निकला। और उस वक्त भूकंप के झटके आ ही रहे थे लगातार। जो आपने देखा होगा, जो शेकिंग होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम ट्रेमर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो चीजें चल ही रही थी। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, दे सॉ द सी राइजिंग। और जैसे ही वो कंपन जो है, जो धरती कांप रही थी, वो बंद होती है, वो अपने सामने देख पाते हैं कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो उठ रहा है हवा में, राइजिंग। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। अब बता रहे हैं कि कियोस और कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन तो आपको पता है बच्चों, कि जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर नहीं था उस सिचुएशन के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सबको पहले से ही पता होगा कि कल सुनामी आने वाली है तो पहले से तैयार रहते हैं, और उससे पहले शायद हो सकता है उन्होंने सुनामी वगैरह का नाम भी सुना ना हो, क्योंकि अब तो सुनामी एक बार आ चुकी है, इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत बार हो चुके हैं। तो क्या कराई जाती है बच्चों, इस तरह की जगहों में मॉक ड्रिल्स वगैरह कराई जाती हैं कि पहले से ही लोगों को प्रिपेयर करके रखा जा सके कि अगर इन केस कभी किसी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे सुनामी आती है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई भी तैयारी पहले से नहीं की गई थी। दैट्स व्हाई दे वर इन अ वेरी बिग कंफ्यूजन। वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में थे कि अब करना क्या चाहिए, ये समुद्र का पानी ऐसे क्यों उठ रहा है। और साथ ही साथ वहां पे कियोस भी हो जाता है। कियोस का मतलब होता है बच्चों एकदम भगदड़ मच जाना, ठीक है। भगदड़ आपको पता है, जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता और उसे खतरा नजर आ रहा होता है तो उससे फौरन भागता है। सब इधर उधर, कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई उनको गाइडेंस नहीं रहती, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भागते, इधर उधर भागते हैं, और उस वजह से जो सिचुएशन है और भी ज्यादा इट बिकम्स वर्स, ठीक है। सिचुएशन खराब होती है और उसके जो बच्चे क्या कर देते हैं, एक अपने मदर के फादर का हाथ पकड़ लेते हैं और एक मदर के ब्रदर का हाथ पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही सैड लाइन बताई गई है कि उस दिन वो आखिरी बार था जब उसने अपने इग्निशियस ने अपने बच्चों को देखा था, और उसके बाद उसने आज तक अपने बच्चों को नहीं देखा। हिज वाइफ
वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ को भी, जो पानी है, सुनामी है, वो स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बच्चों बहाकर ले गई। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेमर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो शेकिंग होती है अर्थक्वेक के आने पे, अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के दौरान जो अर्थ हिलती है, ठीक है, धरती हिलती है, उसे कहा जाता है ट्रेमर्स। और कियोस मैंने बताया था बच्चों, एकदम भगदड़ हो जाना, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, ठीक है, ये कहलाता है कियोस। ओनली द 3 other children who came with him were saved. कौन बच पाए बच्चों? इग्निशियस बच पाया, और उसके साथ शायद कोई 3 बच्चे और आ गए थे, वो बच पाए। लेकिन जो इग्निशियस के खुद के बच्चे थे, जिन्होंने भगदड़ में और जल्दबाजी में किसी और का हाथ पकड़ लिया और दूसरी डायरेक्शंस में चले गए, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, और ना ही इग्निशियस की वाइफ बच पाई। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव वहां पे पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कैच हॉल आइलैंड, और वो वहां पे उस वक्त सर्व कर रहा था, यानी कि सर्विस में था। अब द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और कैच हॉल जो आइलैंड्स हैं वो किस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पार्ट हैं? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पार्ट हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको शुरुआत में ही मैप दिखाया गया था, ताकि आप थोड़ा सा याद करें कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन कौन से हैं एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, और संजीव भी बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और हाँ, समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचा पाया, अपनी वाइफ को भी बचा लिया उसने, और अपनी जो उसकी एक बेबी डॉटर थी उसको भी वो बचा लेता है। सो ही वॉज लकी इन कंपेरिजन विद इग्निशियस, कि वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा पाया, जबकि इग्निशियस अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी उसे रोने और चिल्लाने की आवाजें आई। किसकी बच्चों? जॉन कोई एक पर्सन है, उसकी वाइफ की रोने की आवाजें आई, बचाने की आवाज आई कि मुझे बचाओ। द गेस्ट हाउस कुक, और जॉन कौन है यहाँ पे? वहीं पे कैच हॉल में कोई एक गेस्ट हाउस होगा, वहां का जो कुक था, ही वॉज जॉन, और उसकी जो वाइफ है वो पुकारती है किसे? संजीव को, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव अपनी जान की परवाह ना करते हुए पानी में कूद जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन बच्चों दुर्भाग्यवश वो दोनों के दोनों, संजीव भी और जॉन की वाइफ भी, दोनों बह जाते हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक 13 साल की बच्ची मेघना, वो भी उस सुनामी के बहाव में बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्हीं के साथ 77 लोग और जो थे कैच हॉल आइलैंड में, वो बह जाते हैं सुनामी में। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसने पूरे के पूरे 2 दिन बिताए थे समुद्र में, और वो जीवित थी 2 दिन तक, ठीक है। वो रेस्क्यू की वेट कर रही थी, वो हेल्प की वेट कर रही थी कि कोई उसकी हेल्प करेगा। वो समुद्र में ही फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी, और किसके सहारे? शी वॉज होल्डिंग अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा, उसको उसने पकड़ा हुआ था। और लकड़ी हमें पता है बच्चों, जो दरवाजे होते हैं, इस तरह के जो फ्लैट सरफेस होते हैं, वो फ्लोट करते हैं समुद्र में, नदी में, जहां कहीं पे भी, ठीक है। समुद्र में वो फ्लोट कर रहा था और उसने उसको पकड़ा हुआ था, इस वजह से वो 2 दिन तक तो खुद को जीवित रख पाई। बट उसके बाद अपने आप को सरवाइव करना पॉसिबल नहीं रहा होगा बिना खाने पीने, और कोई 13 साल की बच्ची अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाती? 11 times she saw relief helicopters overhead. बताया जा रहा है कि उसने 11 बार अपने सर के ऊपर से ही जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आए उनको जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो मेघना को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। और फिर इसके बाद हमें बताया जा रहा है बच्चों कि मेघना वॉज वेरी लकी। ठीक है, मेघना बहुत ही ज्यादा लकी थी कि 2 दिन तक समुद्र में रहने के बावजूद भी, और उसे जो रिलीफ हेलीकॉप्टर से
हेलीकॉप्टर्स थे वो देख नहीं पाए, बट स्टिल उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक वेव ने, एक लहर ने उसे कहां पे छोड़ दिया, शोर पे आकर के पटक दिया। हम कह सकते हैं शोर पे आकर के, किनारे पे आकर के छोड़ दिया, और फिर उसे वॉक करते हुए देखा गया इन अ डेज। इन अ डेज यानी कि बहुत ही ज्यादा सदमे में वो थी। सदमे में होना ही था। 2 दिन तक 13 साल की बच्ची 2 दिन तक समुद्र के बीचों बीच थी, और सिर्फ एक उसने डोर को पकड़ा हुआ था, और क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फैमिली बह चुकी थी, अब वो सिर्फ अकेली रह गई थी। दैट्स व्हाई शी वाज इन कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कौन से होते हैं? वो हेलीकॉप्टर्स जो मदद लेने के लिए गए होते हैं, लोगों को बचा रहे होते हैं, और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों पे और एरियाज में क्या पहुंचाते हैं, राशन वगैरह को पहुंचाते हैं और मेडिकल एड पहुंचाते हैं। इज इट क्लियर? अल्माज जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड। और एक और बच्चे की कहानी हमें बताई गई है, अल्माज जावेद, जो उस वक्त 10 साल का था। तो आपको ये सारी स्टोरीज याद रखनी है बच्चों। ठीक है, अभी तक कितने लोगों की स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला करेक्टर आया था इग्निशियस। ठीक है, फिर आया था संजीव, और किस तरह से वो जॉन की वाइफ को बचाते, उसने अपनी खुद की वाइफ और बेबी डॉटर को बचा लिया, लेकिन जॉन जो कि गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ को बचाते हुए वो बह गया। उसके बाद हमने मेघना की कहानी देखी, और अब हम आ रहे हैं अल्मास जावेद की स्टोरी पर। वो एक 10 साल का बच्चा था। शी वॉज बच्ची थी, सॉरी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो स्टूडेंट थी, कहां पढ़ती थी? कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, पोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में था। पोर्ट ब्लेयर हमने देखा बच्चों, अंडमान के एकदम, अंडमान आइलैंड्स के एकदम साउथ में है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहां पे उसके फादर का क्या था बच्चों, एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकावरी आइलैंड, और जो उसकी मदर राहिला है, उनका घर कहाँ था? नैनकावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो फैमिली वहां क्यों गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी नैनकावरी आइलैंड्स में। इज इट क्लियर? When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. और जब वो ट्रेमर्स आए, तो हमें पता चल पा रहा है कि जो भूकंप आने का वक्त था, सुनामी आने का वक्त था, वो अर्ली इन द मॉर्निंग का वक्त था। हमें कैसे पता चला ये? कि देखो, हमें जब अल्मा का इंसिडेंट बताया जा रहा है, तो भी ये कहा जा रहा है कि वो जो ट्रेमर्स आए थे अर्ली इन द मॉर्निंग में आए थे, जब वो लोग सो रहे थे। और याद करो बच्चों, इग्निशियस को भी उसकी वाइफ ने कितने बजे उठाया था? कितने बजे वो महसूस किए थे भूकंप के झटके? सुबह 6 बजे। तो ये सब सारी चीजें जो हम कह सकते हैं, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सुनामी है वो अराउंड 6 बजे के आसपास आई थी मॉर्निंग में। अल्माज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मा के फादर ने क्या देखा कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत ही तेजी से पीछे जा रहा है। ठीक है, रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। जैसे पानी का ये है, ठीक है, यहां तक बच्चों क्या है, समुद्र है, और यहां से आपका शोर स्टार्ट होता है, बीच स्टार्ट होता है। तो उन्होंने देखा कि जो पानी है बहुत ही तेजी से पीछे जा रहा है, और समुद्र में पानी के पीछे जाने का मतलब ये है कि जितनी तेजी से वो पीछे जा रहा है, वो उसी के डबल, दुगने तिगने फोर्स से आगे आएगा। He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गए कि पानी अब पूरे फोर्स के साथ आगे आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको सबसे पहले तो उठाया और एक सेफ प्लेस में ले जाने की कोशिश करने लगे। As they ran, her grandfather was hit on head by something and he fell down. और जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनके सर पर कोई तो चीज आकर के टकराई। ठीक है, और वो गिर पड़ी। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उनके फादर ग्रैंडफादर को हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब पहली बार जायंट वेव आई। जायंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ी, बहुत विशाल। ठीक है, एक बहुत ही विशाल लहर आई और उन दोनों को, यानी कि अल्मा के फादर और उसके ग्रैंडफादर को बहा करके ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. जो अल्मा की मदर थी और उनकी कुछ आंट्स थी, यानी कि कुछ आंटियां थी, उन्होंने एक कोकोनट ट्री के लीव्स को एकदम पकड़कर वो अपने आप को रेस्क्यू कर रही थी, बचा रही थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी कि अल्मा को अपने पास। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे।
और एक उसी बीच एक बहुत तेजी से लहर आती है, एक बहुत फोर्सफुल लहर आती है, जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ था, जिस कोकोनट ट्री को उन्होंने पकड़ा हुआ था, उसी को उखाड़ देती है जड़ से और बहा करके ले जाती है। तो इसके साथ साथ वो सब के सब यानी कि अल्मा की मदर और अल्मा की जितनी भी आंटियां थी वो भी बह करके चली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आई होप अभी जहां तक हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आई होगी एक्सप्लेनेशन। आपका आज का होमवर्क ये है कि आप घर जाके फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो जो वर्ड मीनिंग्स इसमें बताई गई थी, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को फिर से समझेंगे। और जो इस शुरुआत में मैंने क्या बताया था आपको, मैप दिखाया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, उस मैप को भी एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे। And again, tomorrow we will meet in the same class at the same time. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.